हेलो बडीज। आज इस पॉडकास्ट में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आप जानते हैं कि शुरुआत में जो क्लासिफिकेशन किए गए थे वो ऑर्गेनिज्म के यूजेस के आधार पे किए गए थे। फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग यानी रोटी, कपड़ा और मकान के आधार पे किए गए थे। एरिस्टोटल वो पहले साइंटिस्ट थे जिनको आप अरस्तु कहते हैं। तो एरिस्टोटल वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था। उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का यूज किया प्लांट को क्लासिफाई करने के लिए, और उन्होंने प्लांट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था: ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स। उन्होंने एनिमल को 2 ग्रुप में डिवाइड किया रेड ब्लड के आधार पे। वो एनिमल जिनमें रेड ब्लड होता था उन्हें इनेमा में रखा, और जिनमें रेड ब्लड नहीं था उन्हें एनेमा में प्लेस किया। लिनियस ने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। लिनियस के समय में जितने भी नॉन ऑर्गेनिज्म थे उन्हें 2 किंगडम में डिवाइड किया गया, प्लांटी एंड एनिमैलिया। 2 किंगडम सिस्टम बनाने के लिए लिनियस का जो क्राइटेरिया था, जो कसौटी थी, वो सेलवाल थी। जिन ऑर्गेनिज्म में सेलवाल पाई जाती थी उन्हें प्लांटी में रख दिया उन्होंने, और जिनमें सेलवाल नहीं थी उन्हें एनिमैलिया के अंदर प्लेस कर दिया। बहुत सिंपल सा क्लासिफिकेशन था। लेकिन लिनियस के सिस्टम की ड्रॉबैक्स थी ये थी कि इनके सिस्टम में प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को डिफरेंशिएट नहीं किया गया, एक ही साथ रख दिया गया। जैसे कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट होते हैं, उनमें सेल वॉल होती है। फंजाई यूकैरियोट हैं, उनमें सेल वॉल है, दोनों को प्लांटी में रख दिया। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को एक साथ ही रख दिया गया। जैसे कि मल्टीसेलुलर प्लांट होते हैं, इसमें सेल वॉल है, और यूनिसेलुलर ईस्ट है, इसमें सेल वॉल है, दोनों को एक साथ रख दिया गया। साथ ही साथ फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को भी साथ में रख दिया गया। फंजाई नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं और जो प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, दोनों को प्लांटी के अंदर रख दिया गया। तो इसका मतलब यह कि लिनियस का जो सिस्टम था वो पर्याप्त नहीं था। समय के साथ हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत पड़ी जो ज्यादा अच्छी तरीके से ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर पाए। तो समय समय पर सिस्टम में चेंज होते गए। 2 किंगडम के बाद 3 किंगडम सिस्टम आया जो सिलेबस में आपके नहीं है। 3 के बाद 4 किंगडम सिस्टम आया, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है। इसके बाद 5 किंगडम सिस्टम आर.एच. विटेकर के द्वारा प्रपोज किया गया 1969 में। अब 5 किंगडम सिस्टम में 5 किंगडम बनाए गए विटेकर के द्वारा: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमैलिया। इन्होंने जो क्राइटेरिया यूज किए थे बेटा, वो 5 क्राइटेरिया यूज किए थे। एक था सेल स्ट्रक्चर, दूसरा था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, तीसरा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चौथा था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अलावा रिप्रोडक्शन। ये 5 क्राइटेरिया के आधार पे इन्होंने ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया। जैसे मोनेरा की बात करें तो मोनेरा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनमें सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक होती है जो पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड की बनी होती है। इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होता है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक हो सकता है या फिर हेटरोट्रॉफिक हो सकता है। मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक में कीमोसिंथेटिक या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होंगे, और हेटरोट्रॉफिक में सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक होंगे। प्रोटिस्टा की बात करें तो इसमें सेल टाइप यूकैरियोटिक होता है। सेल वॉल कुछ मेंबर में होती है और कुछ में नहीं होती है। जैसे प्रोटिस्टा में यूग्लिना है, इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। अमीबा है प्रोटिस्टा का मेंबर, उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। लेकिन प्रोटिस्टा के अंदर क्लेमाइडोमोनास भी आता है, डायटम्स भी आते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स भी आते हैं जिनमें सेल वॉल पाई जाती है। तो प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर में सेल वॉल है, कुछ में नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती क्योंकि यूकैरियोटिक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं प्रोटिस्टेंस। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक होता है या हेटरोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं। फंजाई किंगडम की बात करें तो ये यूकैरियोटिक होते हैं। इनमें सेल वॉल पाई जाती है जो काइटिन की बनी होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टीसेलुलर या लूज टिश्यू होता है, ध्यान से सुनिएगा, मल्टीसेलुलर या लूज टिश्यू। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक होगा हमेशा, जो कि सेप्रोफिटिक हो सकता है, पैरासिटिक हो सकता है, सिम्बायोटिक हो सकता है। प्लांटी की अगर बात करें तो यहां पर सेल टाइप यूकैरियोटिक होगा। सेल वॉल
प्रेजेंट है जो सेलुलोज की बनी होगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है क्योंकि यूकैरियोटिक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू या ऑर्गन लेवल का होगा और मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक होंगे, फोटोसिंथेटिक नेचर के। एनिमेलिया किंगडम में सेल टाइप यूकैरियोटिक है, सेल वॉल नहीं पाई जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम या सेलुलर लेवल का होगा और मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक होगा जो कि होलोजोइक हो सकता है, सैप्रोफिटिक हो सकता है, पैरासिटिक नेचर का हो सकता है। तो इन 5 किंगडम के कुछ बेसिक कैरेक्टर यहां पर आपको बताए गए, आगे इनको हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। इसके बाद 3 डोमेन सिस्टम आया। 3 डोमेन को 6 किंगडम सिस्टम भी कहा जाता है। 3 डोमेन सिस्टम में जो मोनेरा किंगडम है इसको 2 डोमेन में डिवाइड कर दिया गया और बाकी जो 4 यूकैरियोटिक किंगडम है उनको तीसरे डोमेन में रखा गया। तो मोनेरा को 2 डोमेन में डिवाइड कर दिया गया और बाकी जो 4 यूकैरियोटिक किंगडम है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इनको तीसरे डोमेन में रखा गया और इस आधार पे 3 डोमेन सिस्टम या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया गया कार्ल वुर्ट्ज के द्वारा, लेकिन ये ज्यादा डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है। हेलो बडीज, पिछले पॉडकास्ट में हमने डिस्कशन किया था 2 किंगडम सिस्टम और 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। आप जानते हैं कि 2 किंगडम सिस्टम में सेल वॉल के आधार पे क्लासिफिकेशन किया गया था। जितने भी ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल थी उनको एक ही किंगडम प्लांटी में रखा गया था और इस आधार पे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिनको आप ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, फंजाई, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सभी को एक ही किंगडम प्लांटी के अंदर रखा गया क्योंकि इन सभी के पास सेल वॉल थी। लेकिन 5 किंगडम सिस्टम आने पर जो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया थे इनको मोनेरा में प्लेस किया गया। फंजाई के लिए एक अलग किंगडम बना दिया गया। यानी 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आने पर जो 2 किंगडम की ड्रॉबैक थी वो धीरे धीरे खत्म होती चली गई। 2 किंगडम की ड्रॉबैक मैंने आपको बताई थी कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को एक ही साथ रखा गया था, डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया। ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक को एक साथ प्लेस कर दिया गया था। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक को एक साथ प्लेस कर दिया गया था। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने इन समस्याओं को दूर कर दिया। जो भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनके लिए मोनेरा नाम का किंगडम बना दिया गया। जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं उनके लिए प्रोटिस्टा नाम का किंगडम बनाया गया। प्रोटिस्टा इज द किंगडम फॉर द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। फंजाई किंगडम के अंदर सभी ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, सभी में सेल वॉल पाई जाती है जो काइटिन से बनी होती है। प्लांटी के जो मेंबर होते हैं उनमें सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है और ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं और एनिमेलिया के मेंबर में सेल वॉल नहीं होती है और ये हेट्रोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। 5 किंगडम सिस्टम में क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा को अलग अलग ग्रुप में प्लेस किया गया। क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर यूकैरियोट तो इसे प्रोटिस्टा में रखा गया है। स्पाइरोगाइरा मल्टीसेलुलर है, ऑटोट्रॉफिक है, सेलुलोजिक सेल वॉल है, इस आधार पे इसे प्लांटी किंगडम में रखा गया। जबकि 2 किंगडम सिस्टम में क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा एक ही किंगडम के अंदर रखे गए थे, लेकिन 5 किंगडम सिस्टम में इन दोनों को अलग अलग किंगडम में प्लेस कर दिया गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें अमीबा के बारे में, क्लेमाइडोमोनास के बारे में, तो अमीबा को 2 किंगडम सिस्टम में सेल वॉल न होने की वजह से एनिमेलिया में रखा गया था और क्लेमाइडोमोनास को सेल वॉल होने की वजह से प्लांटी में रखा गया था। लेकिन विटेकर ने क्लेमाइडोमोनास और अमीबा को एक ही किंगडम में प्लेस कर दिया प्रोटिस्टा के अंदर, क्योंकि ये दोनों यूनिसेलुलर हैं और दोनों ही यूकैरियोट हैं। यानी 2 किंगडम सिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म एक ही ग्रुप में थे, एक ही किंगडम में थे, उन्हें अलग अलग कर दिया गया और जो अलग अलग किंगडम में ऑर्गेनिज्म हुआ करते थे उन्हें एक साथ एक ही ग्रुप के अंदर प्लेस कर दिया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा ये दोनों 2 किंगडम सिस्टम में एक ही किंगडम के अंदर थे, 5 किंगडम में दोनों को अलग कर दिया गया। अमीबा और क्लेमाइडोमोनास 2 किंगडम सिस्टम में अलग अलग किंगडम में थे, 5 किंगडम सिस्टम में इन्हें एक साथ प्लेस कर दिया गया। ये चेंजेस क्यों हुए? तो आप कहेंगे क्योंकि क्राइटेरिया बदल गए। क्राइटेरिया बदलने की वजह से ऐसे चेंज हुए हैं और फ्यूचर में ऐसे और भी चेंजेस आपको दिखाई देंगे। तो सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मोनेरा में रख दिए गए।
यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा के अंदर प्लेस कर दिए गए और प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, अमीबा, पेरमीशियम इन सभी को रखा गया है। क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला ये पहले प्लांटी किंगडम के अंदर एल्गी में आते थे। अमीबा और पेरमीशियम पहले एनिमैलिया किंगडम में रखे गए थे, लेकिन अब इन चारों को क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, अमीबा और पेरमीशियम इन चारों को एक ही किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस कर दिया गया, क्योंकि क्राइटेरिया बदल चुके हैं। आने वाले समय में ऐसे और भी चेंजेस होंगे। अब आप जानते हैं कि जो 5 किंगडम सिस्टम है ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पे आधारित है, मतलब ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पर आधारित है। तो चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग आगे किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई को पढ़ेंगे। चैप्टर 3 में प्लांटी किंगडम और चैप्टर 4 में एनिमैलिया किंगडम को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको पॉडकास्ट अच्छे लग रहे हो तो इन्हें शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में और लाइक जरूर करें। हेलो बडीज, मोनेरा किंगडम को 2 मेन ग्रुप में डिवाइड किया गया है, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो हैं ये स्पेशल बैक्टीरिया कहे जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हार्श हैबिटेट में सरवाइव करते हैं। इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मिथेनोजेंस। हेलोफाइल्स होते हैं जो एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में रहते हैं। थर्मोएसिडोफाइल्स उन्हें कहा जाता है जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, और जो मार्शी एरिया में पाए जाते हैं उन्हें मिथेनोजेंस के नाम से जाना जाता है, यानी दलदली क्षेत्रों में जो रहते हैं। आर्की बैक्टीरिया दूसरे जो बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें आप यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, उनसे अलग होते हैं, क्योंकि इनमें डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर पाया जाता है, और डिफरेंट सेल वॉल होने की वजह से आर्की बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में जिंदा रह पाते हैं। मिथेनोजेंस पाए जाते हैं रूमिनेंट एनिमल जैसे काऊ और बुफेलो के गट में रहते हैं, और ये वहां पर मीथेन या बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं इन जानवरों के गोबर से। मोनेरा में दूसरी कैटेगरी है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। इनके पास एक रिजिड सेल वॉल होती है, और अगर ये मोटाइल है तो इनमें फ्लैजिलम भी पाया जाता है। अब यू बैक्टीरिया में 3 कैटेगरी होती हैं, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। जो बैक्टीरिया होते हैं उनके बारे में हमने बात की थी कि बैक्टीरिया में मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है जो कि ग्रीन प्लांट की तरह होता है, और साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं या फिलामेंटस होते हैं। ये फ्रेश वाटर में हो सकते हैं, मरीन वाटर में भी हो सकते हैं, या टेरेस्ट्रियल एल्गी होते हैं ये। इनकी जो कॉलोनीज होते हैं उनपे जनरली जिलेटिनस सीथ पाई जाती है। ये पॉल्यूटेड वाटर बॉडी के अंदर ब्लूम कॉज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइनोबैक्टीरिया ब्लूम कॉज करने वाले बैक्टीरिया हैं। अब इनमें जो साइनोबैक्टीरिया के कुछ मेंबर होते हैं, जैसे नॉस्टॉक की बात करें तो इनमें हेट्रोसिस नाम की सेल पाई जाती है, और जो हेट्रोसिस नाम की सेल है इनके द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया, ये साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं। अब अगर हम बात करें साइनोबैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा के बारे में, तो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल हैं जो सरवाइव कर सकते हैं बिना ऑक्सीजन के, यानी माइकोप्लाज्मा कैन सरवाइव विदाउट ऑक्सीजन। और साथ ही साथ कई सारे माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक नेचर के होते हैं, यानी प्लांट और एनिमल में डिजीज भी कॉज करते हैं। बैक्टीरिया में हम रिप्रोडक्शन के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, तो यहां पर आपका जो मोनेरा किंगडम है ये कंप्लीट हो जाता है। किंगडम मोनेरा के जो सोल मेंबर हैं वो बैक्टीरिया हैं। ये सबसे अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया सबसे अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें कहते हैं जिन्हें आप नेकेड आई से ना देख सकें, जिनका साइज 100 माइक्रोमीटर से कम होता है। और आप जानते हैं बैक्टीरिया का जो साइज होता है वो 100 माइक्रोमीटर से कम होता है, 3 से 5 माइक्रोमीटर इनका साइज होता है। बैक्टीरिया लगभग हर जगह पाए जाते हैं।
अगर हमारे हाथ में थोड़ी सी मिट्टी लग जाए तो उसमें कई सौ बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। साथ ही साथ ये बहुत ही एक्सट्रीम हैबिटेट जैसे कि हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी के झरनों में, रेगिस्तानों में, बर्फ के अंदर और गहरे महासागरों में पाए जाते हैं, जहां पर दूसरा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाता है, जहां पर दूसरे जीवन पाए जाने की संभावना बहुत कम होती है, वहां पर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ कई सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर या ऊपर पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं, जैसे साल्मोनेला टाइफी, ये ह्यूमन में पैरासाइट के रूप में पाया जाता है और टाइफाइड नाम की डिजीज कॉज करता है। शेप के आधार पर बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? एक है कोकस, जिसका मतलब स्फेरिकल होता है, प्लूरल में आप कोकाई बोलेंगे। बैसिलस दूसरी कैटेगरी है, जिसका मतलब होता है रॉड शेप, इन्हें आप प्लूरल में बैसिलाई बोलेंगे। तीसरी कैटेगरी विब्रियम, जिसका मतलब होता है कॉमा शेप बैक्टीरिया, प्लूरल में इन्हें विब्रियो बोलेंगे। और चौथी कैटेगरी स्पाइरिलम, जिनका मतलब होता है स्पाइरल शेप, सर्पिलाकार, और प्लूरल में इन्हें स्पाइरिला बोलेंगे। जो बैसिलाई होते हैं इनमें स्पोर भी पाए जाते हैं, एनसीईआरटी के डायग्राम में आपको दिखाए गए हैं। और जो स्पाइरिला होते हैं उनमें फ्लैजिलम प्रेजेंट होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत सिंपल होता है, लेकिन इनका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। दूसरे ऑर्गेनिज्म की तुलना में बैक्टीरिया में मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है, मतलब सबसे ज्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें पाए जाते हैं। और ये नीट में खूब सवाल पूछा गया है कि सबसे ज्यादा टाइप के न्यूट्रिशन या मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी कहां पाई जाती है? बैक्टीरिया में या फिर मोनेरा में। बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से अपना खाना खुद बना सकते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक में 2 कैटेगरी हो सकती है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक सनलाइट का यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, और जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं ये इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज करते हैं। इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट जैसे कि नाइट्राइट हो गया, नाइट्रेट हो गया, अमोनिया हो गया, जब इनको ऑक्सीडाइज करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी से एटीपी बनाते हैं और उस एटीपी का यूज ये फूड की सिंथेसिस करने में करते हैं, तो इन्हें कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहा जाता है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर की रिसाइकलिंग में। बहुत अच्छे से याद करिएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और आयरन की रिसाइकलिंग में कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ज्यादातर बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक नेचर के होते हैं, बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ भी और हेट्रोट्रॉफ, लेकिन ज्यादातर हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए, तो इन्हें पैरासाइट कहा जाएगा, पैरासिटिक बैक्टीरिया। और कुछ होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, उन्हें हम सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया कहेंगे। अब ज्यादातर जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो डिकम्पोजर की तरह काम करते हैं, मतलब वो सब्सटेंसेस को डिकम्पोज करते हैं। और साथ ही साथ इनमें से कई सारे हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऐसे हैं जो मानव कल्याण में, ह्यूमन वेलफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया दूध को दही में बदलते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। साथ ही साथ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया ही एंटीबायोटिक को प्रोड्यूस करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया ही नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं लेग्यूम में, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूम में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। कुछ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया पैरासिटिक या पैथोजेनिक नेचर के होते हैं, वो डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमन में, हमारे जानवरों को, पालतू जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे फार्म एनिमल को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी फसलों को डैमेज करते हैं। ह्यूमन में कई सारी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा होती है, जैसे कॉलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, टिटनेस हो गया। साथ ही प्लांट में सिट्रस कैंकर नाम की बीमारी नींबू के पौधे में होती है, ये भी बैक्टीरिया के द्वारा ही कॉज की जाती है। बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली फिशन से होता है, मेनली फिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन कभी कभी अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर भी प्रोड्यूस करते हैं, और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका पाया जाता है जिसमें ये डीएनए को ट्रांसफर करते हैं एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट को स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम के बैक्टीरिया के ऊपर किया गया था। तो बैक्टीरिया में हमने देखा कि इसमें जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए। अब इनमें
तीन एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, और यू बैक्टीरिया के अंदर जो साइनोबैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हेलो बडीज, आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में डिस्कस करेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा में सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया गया है, लेकिन प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है जिसकी बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मेंबर हैं उनमें कुछ में सेल वॉल है, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, डाइटम्स, डायनोफ्लैजिलेट, और कुछ में सेल वॉल नहीं है, जैसे यूग्लिनोइड हो गए, प्रोटोजोन्स हो गए। किंगडम प्रोटिस्टा में 5 ग्रुप इंक्लूड किए गए हैं एनसीईआरटी में: क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। प्रोटिस्टा के ज्यादातर मेंबर एक्वेटिक नेचर के होते हैं, प्राइमरीली एक्वेटिक हो गए। किंगडम प्रोटिस्टा दूसरे किंगडम के साथ, जैसे कि प्लांट एनिमल और फंजाई के साथ लिंक करता है। यूकैरियोटिक होने की वजह से इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। कुछ मेंबर में सिलिया और फ्लैजिला भी हो सकते हैं, जैसे यूग्लिना में फ्लैजिला होते हैं, पैरामीशियम में सिलिया होते हैं। प्रोटिस्टा में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह का होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल फ्यूजन यानी सिनगेमी फर्टिलाइजेशन होता है और साथ ही साथ जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। किंगडम प्रोटिस्टा में जो पहला ग्रुप है वो क्राइसोफाइट है। क्राइसोफाइट में इंक्लूड किया जाता है डायटम और डेस्मिट को। डेस्मिट्स को गोल्डन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। जो क्राइसोफाइट होते हैं फ्रेश वाटर और मरीन दोनों तरह के एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब नेकेड आई से आप इनको नहीं देख सकते हैं, और ये पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर करंट यानी बहते हुए पानी के साथ ये बहते चले जाते हैं। इनमें कोई स्पेशलाइज सिलिया फ्लैजिला नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें प्लैंक्टन कहा जाता है। ज्यादातर फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं। डायटम्स में जो सेल वॉल होती है उसमें 2 ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं जो सोप बॉक्स की तरह आपस में फिट हो जाते हैं। इनकी सेल वॉल के अंदर सिलिका होती है, जिसकी वजह से इनकी वॉल इंडेस्ट्रक्टिबल होती। बहुत नीट में पूछा गया। डायटम की जब डेथ हो जाती है तो ये अपने हैबिटेट में अपना जो सेल वॉल मटेरियल है वो छोड़ देते हैं, क्योंकि वो नष्ट नहीं होता है। और ये जो सेल वॉल का डिपोजिशन होता है ये बिलियंस ऑफ ईयर के बाद डायटोमेशियस अर्थ कहलाता है। अब ये जो डायटोमेशियस अर्थ होता है ये ग्रिटी नेचर का होता है, यानी ये खुरदरा होता है, रफ होता है, और इस वजह से इसका यूज पॉलिशिंग में करते हैं और ऑयल और सिरप के फिल्ट्रेशन में इसका यूज करते हैं। अब जो सबसे खास बात है कि डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशंस, तो अच्छे से याद रखिएगा। डायनोफ्लैजिलेट सेकंड ग्रुप है प्रोटिस्टा का। ये जो डायनोफ्लैजिलेट होते ज्यादातर मरीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं। ये येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, रेड होते हैं। जिस तरह का पिगमेंट होगा उसी आधार पर इनका कलर होगा। इनकी जो सेल वॉल होती है वो स्टिफ यानी बहुत ही मजबूत सेलुलोज प्लेट के द्वारा कवर होती है आउटर सरफेस पे। ज्यादातर में 2 फ्लैजिला होते हैं, इसलिए नाम है डायनोफ्लैजिलेट। डाई मतलब 2, फ्लैजिलेट मतलब फ्लैजिला। एक फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनल होता है, दूसरा ट्रांसवर्स होता है, और ये 2 फ्लैजिला जो होते हैं ये सेल प्लेट के बीच में जो फरो होती वहां से अराइज करते हैं। फरो मतलब खांच होता है। अब रेड डायनोफ्लैजिलेट को गॉनियोलैक्स कहा जाता है। जो गॉनियोलैक्स है ये समुद्र में बहुत तेजी से मल्टीप्लिकेशन करके अपने नंबर को बढ़ाता है, जिससे समुद्र लाल नजर आता है। इसे रेड टाइड्स कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब इनका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इनसे जो टॉक्सिन रिलीज होता है उससे बहुत ज्यादा मात्रा में जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, खासतौर से मछलियां, उनकी डेथ भी हो जाती है। मतलब ये जो रेड टाइड है ये काफी जानलेवा भी होता है मरीन एनिमल्स के लिए। तीसरी कैटेगरी है प्रोटिस्टा में यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड के जो मेंबर होते हैं ज्यादातर फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और खासतौर से स्टैग्नेंट वाटर में रहते हैं। स्टैग्नेंट वाटर मतलब जहां पर पानी रुका रहता है, जैसे तालाब का पानी रुका रहता है। अब जैसे नदी या नहर का पानी तो बहता हुआ है, उसे फ्लोइंग वाटर कहते हैं, रनिंग वाटर कहते हैं। तो स्टैग्नेंट वाटर मतलब तालाब का पानी, झील का पानी। अब सेल वॉल तो इनमें पाई नहीं जाती यूग्लिनोइड्स में। सेल वॉल की जगह पर इनमें प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है जिसे पेलिकल कहते हैं। पेलिकल इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। यहां भी 2 फ्लैजिला हैं,
एक लॉन्ग होता है और एक शॉर्ट होता है। अब ये जो यूग्लिनॉइड है इनके पास पिगमेंट होते हैं, इसलिए फोटोसिंथेसिस करते हैं जब इनको लाइट मिलती है। लेकिन जब लाइट नहीं मिलती तो फिर ये दूसरे एनिमल का शिकार करने लगते हैं और हेटरोट्रॉफिक हो जाते हैं। यूग्लिनॉइड के जो पिगमेंट होते हैं वो हायर प्लांट की तरह ही होते हैं। यूग्लिनॉइड का एक सिंपल सा एग्जांपल यूग्लिना आपको याद करना है। चौथी कैटेगरी प्रोटिस्टा में स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड सैपोरोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इनकी जो बॉडी होती है वो सड़ी गली टहनियों और पत्तियों के लॉन्ग मूव करती है। फेवरेबल कंडीशन में ये एग्रीगेशन बनाते हैं जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं, जो कई फीट तक ग्रो कर सकता है। अनफेवरेबल कंडीशन में, प्रतिकूल अवस्था में, स्लाइम मोल्ड का जो प्लाज्मोडियम हो डिफ्रेंशिएट होता है और फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है। फ्रूटिंग बॉडी के टिप पर स्पोर पाए जाते हैं और इनकी स्पोर में ट्रू वॉल पाई जाती है। ट्रू वॉल मतलब सेलोजिक सेल वॉल होती है। और साथ ही साथ इनके स्पोर जो होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं और कई साल तक अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। इन स्पोर का जो डिस्पर्सल होता है वो एयर करंट से होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पांचवी जो लास्ट कैटेगरी है प्रोटिस्टा किंगडम की, प्रोटोजोन्स है। सभी प्रोटोजोन हेट्रोट्रॉफिक नेचर के होते हैं और ये प्रीडेटर या पैरासाइट के रूप में रहते हैं। जैसे अमीबा एक प्रीडेटर है और अगर हम प्लाज्मोडियम की बात करें तो एक पैरासाइट है जो ह्यूमन में मलेरिया कॉज करता है। इन्हें एनिमल का प्रिमिटिव रिलेटिव्स माना जाता है, इसीलिए पहले एनिमेलिया किंगडम के अंदर ही इन्हें रखा गया था। लेकिन विटेकर के द्वारा क्राइटेरिया बदलने की वजह से अब इन्हें एनिमेलिया किंगडम से हटा के प्रोटिस्टा किंगडम में रख दिया गया है। अब इनके 4 मेजर ग्रुप या क्लास बनाए गए हैं: अमीबॉइड्स, फ्लैजिलेट्स, सीलिएट्स एंड स्पोरोजोन। जो अमीबॉइड प्रोटोजोन पहला क्लास है प्रोटोजोन का। ये ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर में, सी वाटर में या मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं। ये मूवमेंट करते हैं स्यूडोपोडिया की मदद से। साथ ही साथ अपने फूड को कैप्चर करने का, अपने शिकार को पकड़ने का जो काम है वो भी स्यूडोपोडिया के द्वारा करते हैं। स्यूडोपोडिया को फॉल्स फीट कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे अमीबा, जो मरीन फॉर्म्स होते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में, उनके सरफेस पे सिलिका सेल्स पाए जाते हैं और कुछ मेंबर अमीबॉइड्स के पैरासाइट भी होते हैं जैसे एंटमीबा। एंटमीबा हिस्टोलेटिका के बारे में आगे चल के आप पढ़ेंगे, जिससे अमीबिक डिसेंट्री या अमीबियासिस नाम की डिजीज होती है। दूसरा क्लास है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, जिन्हें फ्लैजिलेट्स भी कहा जाता है। ये फ्री लिविंग या पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं। अब चूंकि नाम ही फ्लैजिलेट्स है, इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं यहाँ पर। और पैरासिटिक फॉर्म जो होती है वहां पर डिजीज कॉज करती है, जैसे ट्रिपैनोसोमा। ये स्लीपिंग सिकनेस नाम की डिजीज ह्यूमन में कॉज करता है। प्रोटोजोन का तीसरा क्लास है सीलिएट्स या सीलिएटेड प्रोटोजोन। ये एक्वेटिक होते हैं और ये एक्टिवली मूव करते हैं क्योंकि इनके पास हजारों की संख्या में सीलिया होते हैं। कॉमन सा एग्जाम्पल है पैरामीशियम। इनमें कैविटी पाई जाती है बॉडी में जिसे गलेट कहते हैं, जो कि बाहर की तरफ बॉडी से ओपन करती है, सेल सरफेस से बाहर की तरफ ओपन करती है। और जो सिलिया का कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है, इसके द्वारा जो पानी से भरा हुआ खाना होता है ये गलेट की तरफ मूव करता है। पैरामीशियम में 2 तरह के न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, ये भी खास बात है जो नीट में पूछी गई है। मतलब यहाँ पर न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म पाई जाती है, एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है और माइक्रो न्यूक्लियस भी यहाँ पर पाया जाता है। चौथा क्लास है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरियल पैरासाइट है। अब यहां पर जितने भी स्पोरोजोन्स होते हैं उनकी लाइफ में एक स्पोर लाइक इन्फेक्शियस स्टेज पाई जाती है। जैसे प्लाज्मोडियम की ही बात करें तो प्लाज्मोडियम में स्पोरोजोइट नाम की स्टेज पाई जाती है, ये भी स्पोर लाइक स्टेज है। और प्लाज्मोडियम से ह्यूमन में मलेरिया नाम की डिजीज होती है, इसलिए इसे मलेरियल पैरासाइट भी कहते हैं। अब प्लाज्मोडियम की अलग अलग स्पीसीज हैं, जैसे प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, इससे मैलिग्नेंट मलेरिया होता है जो कि जानलेवा भी होता है। तो ये हमने इस पॉडकास्ट में करीब 9 मिनट का टाइम हमें लगा और हमने पूरे किंगडम प्रोटिस्टा को यहाँ पर डिस्कस किया है। तो आप सभी का सपोर्ट चाहिए होगा। इन पॉडकास्ट को नीट के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि यहाँ पर हम एनसीईआरटी को कंप्लीटली, अब अगर आप खुद इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपको करीब आधे घंटे 1 घंटे का टाइम लगता है, और मैं यहाँ पर आपको समराइज कर दे रहा हूँ। आप जब कभी लेटिए, ईयरफोन आप लगा लीजिए और सिंपल सा पॉडकास्ट चला के सुनते जाइए, आपको सारी चीजें आसानी से याद होती जाएंगी। रास्ते में आप जा रहे हैं,
ट्रेन का सफर कर रहे हैं, बस का सफर कर रहे हैं, जहां पर आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, वहां पर इजिली इन पॉडकास्ट को आप सुन सकते हैं, सीख सकते हैं, ये रिवाइज कर सकते हैं और याद भी आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि कम टाइम में आप ज्यादा रिवाइज कर पाएंगे। जैसे आप देखिए, जो पहला चैप्टर मैंने रिवाइज करा है पूरा द लिविंग वर्ल्ड, करीब 22 मिनट में पूरा चैप्टर आप रिवाइज कर सकते हैं। ये जो चैप्टर आप करें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बड़ा चैप्टर है, लेकिन पॉडकास्ट के थ्रू इसको हम करीब 1 घंटे में कंप्लीटली रिवाइज कर सकते हैं। तो जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसका मैं कंप्लीट पॉडकास्ट भी बना दूंगा आपको। ओके, तो आप सब इस पॉडकास्ट को लाइक और शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक। हेलो बडीज, तो आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अगले टॉपिक किंगडम फंजाई को। फंजाई एक यूनिक किंगडम है हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का। यहाँ पर जितने भी मेंबर हैं सभी में सेल वॉल पाई जाती है जो काइटिन की बनी होती है और सभी हेट्रोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। इनकी जो मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट है उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। अगर हम फंजाई की बात करें तो जब ब्रेड खराब हो जाती है, ब्रेड पे आपने देखा होगा ना, वो ब्लैक ब्लैक सा फंगस लग जाता है, तो ये एक्चुअली फंजाई की वजह से होता है, जिसको हम लोग राइजोपस के नाम से जानते हैं। ब्रेड मॉल्ड भी इसे कहा जाता है। जो मशरूम हम लोग खाते हैं ये भी फंजाई ही है, इसे अगैरिकस के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ जो टूड स्टूल होते हैं ये भी फंजाई होते हैं। सरसों की पत्तियों के ऊपर जो व्हाइट स्पॉट दिखाई देते हैं वो पैरासिटिक फंगस की वजह से होते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू, आपका आंसर होगा पैरासिटिक फंगस। कुछ फंजाई यूनिसेलुलर भी होते हैं जैसे कि ईस्ट, और इसका यूज ब्रेड और बियर को बनाने के लिए किया जाता है। ईस्ट का जो साइंटिफिक नेम है ये सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी है। जो कि ब्रेड बनाने में इसका यूज करते हैं इसलिए इसे बेकर्स ईस्ट कहते हैं, और बियर बनाने में इसका यूज करते हैं इसलिए इसे ब्रीवर्स ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो प्लांट और एनिमल में डिजीज भी कॉज करते हैं, जैसे वीट में रस्ट नाम की बीमारी होती है जो पक्सीनिया कॉज करता है। कुछ फायदेमंद भी होते हैं फंजाई, जैसे पेनिसिलियम एंटीबायोटिक का सोर्स होता है, इससे पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक ऑब्टेन की जाती है। फंजाई लगभग हर जगह पे पाए जाते हैं, एयर, वाटर, सॉइल, एनिमल के ऊपर, प्लांट के ऊपर, यानी कॉस्मोपॉलिटन नेचर के होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन मतलब लगभग हर जगह पाया जाना। इनको ग्रो करने के लिए वार्म और ह्यूमिड कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है, और इसीलिए खाने को खराब होने से बचाने के लिए हम उसे रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज के अंदर रखते हैं, क्योंकि फ्रिज में कंडीशन कैसी है, फ्रिज में कंडीशन कूल है, और इनको ग्रो करने के लिए वार्म कंडीशन चाहिए। तो इसीलिए खाने को बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से खराब होने से बचाने के लिए उसे रेफ्रिजरेटर में प्लेस किया जाता है। क्लियर? अब अगर ईस्ट का एक्सेप्शन छोड़ दिया जाए, ईस्ट यूनिसेलुलर फंगस है, इसके अलावा जितने भी फंजाई होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। ईस्ट के अलावा बाकी सबकी जो सारे फंजाई जो होते हैं उनकी बॉडी पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है जिन्हें हाइफी कहते हैं, और हाइफी का जो नेटवर्क होता है उसे माइसीलियम के नाम से जानते हैं। कुछ हाइफी ऐसे होते हैं जिनमें मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म पाया जाता है, इन्हें सिनोसिटिक हाइफी कहते हैं। सिनोसिटिक हाइफी आपको मिलेगा फाइकोमाइसीट क्लास के अंदर। बाकी जो फंजाई होते हैं उनमें सेप्टेट हाइफी पाए जाते हैं, यानी उसमें सेल्स के बीच में क्रॉस वॉल या सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल फंजाई की काइटिन और पॉलीसैकेराइड्स के द्वारा बनी होती है। सभी फंजाई हेट्रोट्रॉफिक नेचर के होते हैं, और ये या तो सैप्रोफिटिक होंगे या पैरासिटिक होंगे या सिम्बायोटिक होंगे। अगर ये सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करते हैं डेड सबस्ट्रेट से तो इन्हें सैप्रोफाइट कहेंगे। अगर ये लिविंग प्लांट और एनिमल से फूड ऑब्टेन करते हैं तो इन्हें पैरासाइट कहेंगे। और ये सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं, जैसे ग्लोमस नाम का एक फंगस है जो कि माइकोराइजल एसोसिएशन बनाता है। तो माइकोराइजा जो होता है ये एक्चुअली एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंजाई का हायर प्लांट की रूट के साथ में, जैसे पाइनस के साथ में, यूकैलिप्टस के साथ में फंगस एसोसिएशन करता है। इसी तरह से फंजाई का एल्गी के साथ जो एसोसिएशन होता है उसे लाइकेंस के नाम से जाना जाता है। तो लाइकेंस और माइकोराइजा के केसेस में जो फंजाई होते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके फूड को ऑब्टेन करते हैं। रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंजाई में।
रिप्रोडक्शन 3 तरीके से होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। अब तीनों के तीन तरीके हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन, फिजन या बडिंग से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के द्वारा, स्पोरेंजियोस्पोर के द्वारा या जूस्पोर के द्वारा होता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए कोड है एबीओ। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग आप पढ़ते हैं तो एबीओ, ए फॉर एस्कोस्पोर, बी फॉर पैसिडियोस्पोर एंड ओ फॉर ऊस्पोर। बोलो ज्ञान बाबा की जय। तो एबीओ से आप सेक्सुअल स्पोर को आसानी से याद रख सकते हैं। अभी जो स्पोर होते हैं ये स्पेशल टाइप की बॉडी के अंदर बनते हैं जिन्हें फ्रूटिंग बॉडी कहा जाता है। सेक्सुअल साइकिल में 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है प्लाज्मोगैमी, दूसरा होता है कैरियोगैमी और तीसरा होता है मियोसिस इन जाइगोट। प्लाज्मोगैमी में 2 मोटाइल या 2 नॉन मोटाइल गैमीट फ्यूज करते हैं, उनका प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूजन करता है। कैरियोगैमी में 2 न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करते हैं और जाइगोट में मियोसिस होने से हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होता है। एस्कोमाइसीट और बैसिडियोमाइसीट फंगस में डाइकैरियोफेज पाई जाती है, जहां पर डाइकैरियोटिक स्टेज आती है, N+N, यानी एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई होते हैं। इस कंडीशन को डाइकैरियन कहा जाता है और फेज को डाइकैरियोफेज कहा जाता है। अब माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी के आधार पे, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन के आधार पे, टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी के आधार पे इस किंगडम को 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। क्लास 1 है फंजाई का, फाइकोमाइसीट्स। क्लास 2 इज द एस्कोमाइसीट्स। क्लास 3 इज द बैसिडियोमाइसीट एंड क्लास 4 इज द ड्यूटेरोमाइसीट्स। फाइकोमाइसीट्स की अगर बात करें तो इसके जो मेंबर होते हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स में हो सकते हैं, डिकेइंग वुड यानी सड़ी गई लकड़ियों के ऊपर पाए जाते हैं, मॉइस्ट एंड डैम प्लेसेस पे जो ठंडी नम छायादार जगह होती हैं, गीली जगह होती हैं, या फिर ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में प्लांट के ऊपर होते हैं। इनका माइसीलियम एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक होता, बाकी तीनों ही क्लास में सेप्टेट माइसीलियम होता है। यहां पर एसेप्टेट है, ध्यान रखिएगा, केवल फाइकोमाइसीट में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर से होता है या एप्लानोस्पोर से होता है। जूस्पोर मोटाइल होते हैं, एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं। स्पोर एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं, दोनों स्पोर, जूस्पोर और एप्लानोस्पोर एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम के अंदर। अब यहां पर जब गैमीट का फ्यूजन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय तो जाइगोस्पोर बनता है, और जो गैमीट होते हैं जो आपस में फ्यूजन करते हैं, अगर वो उनकी बनावट एक जैसी सिमिलर है मॉर्फोलॉजी में तो इसे आइसोगैमस कहते हैं, और डिसिमिलर है तो इसे एनाइसोगैमस या ओगैमस कहते हैं। अब आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस के बारे में अगले चैप्टर में हम एल्गी में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? आपको एग्जाम्पल की बात करें तो 3 एग्जाम्पल याद करने हैं राम कोट से। R फॉर राइजोपस, A फॉर द एल्ब्यूगो एंड M फॉर द म्यूकर। बोलो ज्ञान बाबा की जय। अब राइजोपस जो है उसे ब्रेड मॉल्ड कहा जाता है। एल्ब्यूगो की बात करें तो एल्ब्यूगो जो है वो पैरासिटिक फंजाई है मस्टर्ड के ऊपर। पहले भी मैंने आपको बताया था कि व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स इज ड्यू टू द पैरासिटिक फंगस, वो एल्ब्यूगो ही है एक्चुअली। सेकेंड क्लास पे चलते हैं, एस्कोमाइसीट। इन्हें कॉमनली सैक फंजाई कहते हैं। फाइकोमाइसीट को एल्गल फंजाई कहा जाता है क्योंकि एल्गी की तरह ही फाइकोमाइसीट के मेंबर में भी जूस्पोर और एप्लानोस्पोर पाए जाते हैं। क्लियर? अब एस्कोमाइसीट के ज्यादातर मेंबर मल्टीसेलुलर होते हैं, जैसे पेनिसिलियम हो गया, लेकिन रेयरली यूनिसेलुलर, जैसे ईस्ट सैक्रोमाइसिस की बात करें। ये सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, डिकम्पोजर हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, कॉप्रोफिलस हो सकते हैं। कॉप्रोफिलस उन्हें कहते हैं जो डंग यानी गोबर के ऊपर ग्रो करने वाले फंगस होते हैं। माइसीलियम मैंने पहले ही बताया था कि फाइकोमाइसीट को छोड़ के बाकी तीनों ही क्लास में माइसीलियम ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है। एसेक्सुअल स्पोर यहां पर कोनिडिया हैं जो कि एक्सोजिनसली बनते हैं कोनिडियोफोर नाम के माइसीलियम के ऊपर। कोनिडिया जर्मिनेट करके माइसीलियम को प्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल स्पोर यहां पर एस्कोस्पोर होते हैं क्योंकि एस्कोमाइसीट के बारे में आप पढ़ रहे हैं। क्लियर है बात? अब जो एस्कोस्पोर हैं ये एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जिन्हें एस्कस के नाम से जाना जाता है। अब आप ध्यान दीजिएगा, कोनिडिया एक्सोजिनस हो गए, एस्को स्पोर जो होते हैं वो एंडोजिनस हो गए, जो स्पोर एंडोजिनस है, एप्लानोस्पोर एंडोजिनस है, एस्कोस्पोर भी एंडोजिनस है। क्लियर?
अब जो एस्कस होते हैं, इनका जो अरेंजमेंट होता है ये फ्रूटिंग बॉडी के अंदर होता है। फ्रूटिंग बॉडी को है एस्कोकार्प कहते हैं, क्योंकि एस्कोमाइसीट है तो एस्कोकार्प, एस्कोस्पोर ऐसे नाम है। एग्जाम्पल की बात करें तो एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा हो गया, मॉरेल एंड ट्रिफिल्स हो गए। इसके अलावा सैक्रोमाइसिस की बात पहले ही कर ली है यहाँ पर। अब न्यूरोस्पोरा की बात करें तो इसका बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में बहुत यूज किया गया, इसलिए इसे ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। मॉरेल और ट्रिफिल जो इसके मेंबर हैं ये एडिबल हैं और काफी डेलिशियस होते हैं, खाने में काफी स्वादिष्ट होते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि मशरूम भी एडिबल होता है, लेकिन वो बेसिडियोमाइसीट का मेंबर है। जो मॉरेल और ट्रिफिल हैं ये एडिबल होते हैं, जो कि एस्कोमाइसीट के मेंबर हैं। क्लास 3 पे चलते हैं, बेसिडियोमाइसीट्स। बेसिडियोमाइसीट के मेंबर में कॉमनली मशरूम, ब्रैकेट, फंजाई, पफ बॉल आते हैं। इसके अलावा रस्ट फंगस, स्मट फंगस यहीं पे आते हैं। ये सॉइल में ग्रो करते हैं, लकड़ी के गट्ठे के ऊपर, लॉग के ऊपर ग्रो कर जाते हैं, ट्री स्टम्प के ऊपर ग्रो कर जाते हैं, और साथ ही ये प्लांट बॉडीज के अंदर रहते हैं पैरासाइट के रूप में। जैसे रस्ट और स्मट फंगस की बात करें वो पैरासिटिक नेचर के हैं। माइसीलियम ब्रांच्ड एंड सेप्टेट है, कहां पर? एस्को में, बेसिडियो में, ड्यूटेरो, तीनों ही क्लासेस में। बोलो ज्ञान बाबा की जय। फाइकोमाइसीट में केवल सिनोसिटिक माइसीलियम होता है, एसेप्टेट नेचर का। क्लियर? अब एसेक्सुअल स्पोर यहां जनरली नहीं पाए जाते हैं, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा बहुत ही कॉमन है। यहां पर सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, लेकिन दो वेजिटेटिव सेल के फ्यूजन से, ठीक है, दो वेजिटेटिव सेल के फ्यूजन से यहां पर प्लाज्मोगैमी होती है, और जो वेजिटेटिव सेल होती हैं ये डिफरेंट स्ट्रेन या जीनोटाइप से बिलोंग करती हैं। अब जब दो सेल आपस में फ्यूज करती है, वेजिटेटिव सेल की बात कर रहे हैं, तो इससे डाइकैरियोफेज का फॉर्मेशन होता है, और डाइकैरियोफेज बनने के बाद अल्टीमेटली बेसिडियम बनता है। बेसिडियम के अंदर कैरियोगैमी और मियोसिस होती है। प्लाज्मोगैमी तो पहले हो चुकी थी। कैरियोगैमी और मियोसिस होती है, जिससे 4 बेसिडियोस्पोर बनते हैं। 4, ध्यान रखना चाचा, 4 बेसिडियोस्पोर बनेंगे। अब बेसिडियोस्पोर जो होते हैं वो एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड होते हैं। अब आपके स्पोर हो गए 5: ज़ूस्पोर, एप्लेनोस्पोर, कोनिडिया, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। अब जो ज़ूस्पोर है एंडोजिनस है, एप्लेनोस्पोर एंडोजिनस है, कोनिडिया एक्सोजिनस है, एस्कोस्पोर एंडोजिनस है, बेसिडियोस्पोर एक्सोजिनस है। तो 5 में कंफ्यूजन है, तो बहुत सीधी सी बात याद कर लो कि भैया जो कोनिडिया है और जो बेसिडियोस्पोर है ये एक्सोजिनस नेचर के हैं। ठीक है, केवल कोनिडिया और बेसिडियोस्पोर आप याद कर लो, BC है ना, BC। जो BC हैं ये दोनों एक्सोजिनस नेचर के हैं, बाकी जो बचे एप्लेनोस्पोर, ज़ूस्पोर, एस्कोस्पोर ये एंडोजिनस नेचर के हो जाएंगे। बोलो ज्ञान बाबा की जय। आगे बढ़े? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो बेसिडियोस्पोर है, मैंने कहा ना कि एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं बेसिडियम के ऊपर, और बेसिडियम जो होते हैं ये फ्रूटिंग बॉडी के अंदर अरेंज होते हैं, जिन्हें बेसिडियो कार्प कहते हैं। आसान सी बात है, बेसिडियोमाइसीट में बेसिडियो कार्प फ्रूटिंग बॉडी है, उसके ऊपर बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, उधर एस्कोमाइसीट में एस्कोकार्प नाम की फ्रूटिंग बॉडी है, और वहां पर एस्कोस्पोर बनते हैं। तो आसान सी बात हो गई है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल अगेरिकस है यहां पर, जिसे कॉमनली मशरूम कहते हैं। अस्टिलेगो की बात करें तो अस्टिलेगो जो है इसे कॉमनली हम लोग जानते हैं किस नाम से? स्मट के नाम से जानते हैं। इसी तरह से पक्सिनिया की बात करें तो पक्सिनिया को कॉमनली रस्ट फंगस के नाम से जाना जाता है ना, इसे कॉमनली रस्ट फंगस के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, अब आते हैं क्लास नंबर 4, दैट इज ड्यूटेरोमाइसीट्स। इसे इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर केवल एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फेज ही फंजाई में पाई जाती है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। और अगर मान लीजिए ड्यूटेरोमाइसीट का कोई मेंबर ऑफ फ्यूचर में उसमें कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पता चल जाए तो उसे ड्यूटेरोमाइसीट से बाहर कर दिया जाएगा और उसे सही क्लास में भेज दिया जाएगा। ठीक है, मतलब या तो उसे एस्कोमाइसीट में भेज देंगे या बेसिडियोमाइसीट में भेज देंगे। ठीक है, अब ड्यूटेरोमाइसीट के जो मेंबर होते हैं ये केवल एसेक्सुअल स्पोर के द्वारा प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें कोनिडिया कहा जाता है। अब ध्यान रखना, कोनिडिया 2 जगह मिले हैं, एस्कोमाइसीट में और ड्यूटेरोमाइसीट में कोनिडिया मिले हैं। क्लियर? माइसीलियम सेप्टेट ब्रांच पहले हम कई बार बात कर चुके हैं,
यहाँ जो मेंबर होते हैं वो सेप्रोफाइट होते हैं या पैरासाइट होते हैं, और काफी ज्यादा नंबर में मेंबर यहाँ डिकम्पोजर होते हैं लिटर के। लिटर का मतलब होता है फ्रेशली फॉलन लीव्स, नई ताजी ताजी पत्तियां गिरी पेड़ की जमीन पे, उन्हें को लिटर कहते हैं। और ये मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नीट में पूछा गया सवाल है ये। एग्जाम्पल कैट से आप याद करना ड्यूटेरोमाइसीट के। कैट, सी फॉर कोलिटोट्राइकम, ए फॉर ऑल्टरनेरिया एंड टी फॉर द ट्राइकोडर्मा। इसी ट्राइकोडर्मा से साइक्लोस्पोरिन ए निकाली जाती है जो कि इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह काम करती है। तो कैट से आप इसको याद कर सकते हैं ड्यूटेरोमाइसीट के एग्जाम्पल को। राम से आप याद कर सकते हैं फाइकोमाइसीट के एग्जाम्पल को, क्योंकि इन दोनों क्लास में 3 एग्जाम्पल हैं। बोलो ज्ञान बाबा की जय। हेलो बडीज, तो हम लोग पॉडकास्ट में बात कर रहे थे एनसीईआरटी क्लास 11 के चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। मैं डॉक्टर हरिओम गंगवार, मैंने एमबीबीएस किया केजीएमयू लखनऊ से। तो हम लोग यहाँ पर अब डिस्कस करने जा रहे हैं किंगडम प्लांटी को शॉर्ट में, किंगडम एनिमैलिया को शॉर्ट में, और इसके बाद वायरसेस, वायरॉइड, प्रियॉन्स और लाइकेंस को हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, याद करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। किंगडम प्लांटी की बात करें तो इसके लिए एक अलग चैप्टर हमारे पास है, चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। तो यहां पर बहुत बेसिक बातें मैं आपको बताता हूं। प्लांटी किंगडम में जितने भी मेंबर हैं ये सभी यूकैरियोटिक हैं। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और इनको कॉमनली हम लोग प्लांट कहते हैं। कुछ मेंबर जो इनके होते हैं वो पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट की बात करें, इंसेक्टिवोरस प्लांट में ब्लैडर वर्ट, वीनस फ्लाई ट्रैप होते हैं, ये पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक नेचर के हैं। और साथ ही साथ पैरासिटिक प्लांट जैसे कि कस्कुटा एक पैरासिटिक प्लांट का एग्जाम्पल है। अब प्लांट की सेल जो होती हैं उनमें सेलोजिक सेल वॉल पाई जाती है। साथ ही साथ इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल पाए जाते हैं जिसके द्वारा फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्लांटी के अंदर 5 डिवीजन इंक्लूड किए गए हैं: एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। इनके बारे में अगले चैप्टर यानी चैप्टर 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे। लाइफ साइकिल जो प्लांट की होती है उसमें 2 डिफरेंट फेजेस होती हैं। एक होती है हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक फेज और दूसरी होती है डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक फेज। और ये दोनों फेज एक दूसरे को अल्टरनेट करती हैं। अलग अलग तरह के प्लांट में जो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज की लेंथ होती है वो वेरिएबल होती है। कोई फ्री लिविंग फेज होती है, कोई दूसरे पर डिपेंडेंट होती है। इस फिनोमिना को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। इसको हम चैप्टर 3 प्लांट किंगडम में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं किंगडम एनिमैलिया के बारे में। वैसे एनिमल किंगडम को आप चैप्टर 4 में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर हम शॉर्ट में समझेंगे। किंगडम एनिमैलिया के सभी मेंबर यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं और सभी हेट्रोट्रॉफिक हैं। इनकी सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ये फूड के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड करते हैं। अगर आप हर्बीओर की बात करो, गाय, भैंस, तो ये डायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड करते हैं। और अगर कार्निओर की बात करो तो ये इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे शेर हो गया। ये फूड का डाइजेशन एक इंटरनल कैविटी के अंदर करते हैं और फूड को स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन या फैट के रूप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इनकी जो ग्रोथ का पैटर्न होता है वो डेफिनिट होता है। और ये जो एनिमल्स होते हैं ये ग्रो होके एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं जिनका डेफिनेट शेप और साइज होता है। जो हायर एनिमल्स होते हैं उनमें सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म पाई जाती है जिन्हें हम न्यूरल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। और ज्यादातर एनिमल में लोकोमोशन की क्षमता होती है, यानी ये अपने प्लेस को बदल सकते हैं। जैसे हम लोग चलते हैं, दौड़ते हैं, तो इसी को हम लोकोमोशन कहते हैं। चलना, दौड़ना, तैरना, उड़ना, ये सब लोकोमोशन के मेथड हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कपुलेशन के द्वारा होता है। मेल और फीमेल कपुलेट करते हैं और इसके बाद एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। तो इसके बारे में हम लोग चैप्टर 4 एनिमल किंगडम में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं उन ऑर्गेनिज्म के बारे में जिन्हें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में विटेकर के द्वारा कोई भी जगह नहीं दी गई। इनमें लाइकेंस को रखा गया है और साथ ही साथ कुछ एसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे वायरसेस, वायरॉइड और प्रियॉन्स को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो एनसीईआरटी में हम इनको पढ़ेंगे, लेकिन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इनको कोई भी जगह विटेकर ने नहीं दी।
ठीक, अब बात करते हैं वायरसेस के बारे में। वायरस से बहुत कॉमन बीमारियां होती हैं, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, फ्लू जिसे आप कहते हैं, ये भी वायरस की वजह से होता है। वायरस को क्लासिफिकेशन में विटेकर ने जगह इसलिए नहीं दी क्योंकि सही मायने में ये लिविंग नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं लिविंग का एक कैरेक्टर होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जिसके पास सेल होगी वही लिविंग होगा, और वायरस के पास कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो होता नहीं है, यानी ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। और लिविंग सेल के बाहर इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो इनर्ट क्रिस्टल के फॉर्म में पाए जाते हैं। इनके क्रिस्टल को कई साल के लिए हम स्टोर करके रख भी सकते हैं। अच्छा, वायरस जो कि रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ये नए वायरस बना सकते हैं लिविंग के अंदर, इसलिए इनको लिविंग भी माना जाता है। इसीलिए हम वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक मानते हैं। जब ये किसी सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो ये सेल की मशीनरी पर कब्जा कर लेते हैं, होस्ट सेल की मशीनरी के ऊपर, और रेप्लिकेट करते हैं, अपने जैसे नए वायरस बनाते हैं और इसके बाद होस्ट को मार देते हैं। चूंकि रेप्लिकेट कर सकते हैं, अपने जैसे नए वायरस बना सकते हैं, इसीलिए इन्हें वायरस को लिविंग कंसीडर करते हैं। लेकिन सेल नहीं पाई जाती, इसलिए इन्हें नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं। इसलिए हम कहते हैं वायरसेस आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस का मतलब होता है वेनम, जहर या पॉइजनस फ्लूइड। इवानोवास्की नाम के साइंटिस्ट ने 1892 में मोज़ेक डिजीज, जो कि टोबैको प्लांट में होती है, इसको कॉज करने वाले माइक्रोब के बारे में पता लगाया, और उन्होंने देखा कि ये जो मोज़ेक डिजीज को कॉज करने वाले माइक्रोब होते हैं ये बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो जाते हैं। बीजरिंक नाम के साइंटिस्ट ने 1898 में पता लगाया कि जो इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट होते हैं, इनका जो एक्सट्रैक्ट होता है, मतलब प्लांट का जो निचोड़ होता है, ये हेल्दी प्लांट में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, और इन्होंने इस पैथोजन का वायरस नाम दिया। अब यहां पर ध्यान रखना है कि वायरस का नाम बिजरिंक ने दिया था, पहले एनसीईआरटी में इवानोवस्की दिया गया था, तो ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। क्लियर? साथ ही साथ बिजरिंक ने जो फ्लूइड है उसको कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, यानी इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड भी कहा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैनले नाम के साइंटिस्ट ने 1935 में वायरस को क्रिस्टलाइज किया, मतलब इन्होंने ये दिखाया कि वायरस को क्रिस्टल कर सकते हैं, और उन्होंने क्रिस्टलाइजेशन किया भी, और ये भी बताया कि जो क्रिस्टल होते हैं वो मेनली प्रोटीन से बने होते हैं। ये स्पेसिफिक होस्ट सेल के बाहर इनर्ट होते हैं, और वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब कि होस्ट के बाहर इनका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये इनर्ट फॉर्म में रहते हैं। अब वायरस के क्रिस्टल मेनली तो प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन प्रोटीन के अलावा वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल भी होता है, जो या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। किसी भी वायरस में आरएनए और डीएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो यानी वायरस दो चीजों से बना होता है, एक तो न्यूक्लिक एसिड हो गया, दूसरा प्रोटीन हो गया, इसलिए वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं। और इनका जो जेनेटिक मटेरियल यानी जो डीएनए या आरएनए इनके पास होता है वो इन्फेक्शियस होता है। जैसे एचआईवी की बात करें, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, तो इसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है और आरएनए इन्फेक्शियस है, मतलब वही एड्स नाम की डिजीज कॉज करता है। सामान्य तौर पर, मतलब इन जनरल अगर हम बात करें तो जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, और जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं उनमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, या डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। जो बैक्टीरियोफेज होते हैं इन्हें बैक्टीरियल वायरस भी कहा जाता है। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। इनमें जनरली डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। लेकिन एक क्यूबी बैक्टीरियोफेज है, उसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। 5 to 174 नाम का बैक्टीरियोफेज है, वहां पर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, लेकिन जनरली बैक्टीरियोफेज में डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। अब इनका जो प्रोटीन कोट होता है उसे कैप्सिड कहा जाता है, और कैप्सिड छोटी छोटी सब यूनिट से मिलकर बना होता है जिन्हें कैप्सोमियर्स कहते हैं। और जो कैप्सोमियर या कैप्सिड होता है ये न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। अब कैप्सोमियर का अरेंजमेंट नीट में पूछा गया है, हेलिकल या पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलो ज्ञान बाबा की जय। अब जो वायरस होते हैं ये कई सारी तरह की बीमारियां ह्यूमन में कॉज करते हैं, जैसे मम्स, कलसुआ कहते हैं इसे, स्मॉल पॉक्स,
बड़ी माता, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस बी, एड्स, ये सारी बीमारियां वायरस के द्वारा कॉज होती है। इसके अलावा कॉमन कोल्ड हो गया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गए, ये भी वायरस के द्वारा होने वाली बीमारियां हैं। ठीक है। प्लांट की बात करें तो प्लांट में भी वायरस इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जैसे टोबैको में मोजैक डिजीज कॉज करते हैं। तो इनके सिम्टम जो होते हैं प्लांट में, वो मोजैक फॉर्मेशन, चकत्ते पड़ जाएंगे, लीफ रोलिंग, पत्तियां मुड़ जाएंगी, या कर्लिंग, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, येलोइंग, पत्तियां पीली पड़ जाएंगी, या वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग, पौधा बौना रह जाएगा, या फिर स्टंटेड ग्रोथ, मतलब प्लांट की जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगी। जबकि आप जानते हैं प्लांट लाइफ टाइम तक अनलिमिटेड ग्रोथ करते हैं। तो ये तो वायरस की कहानी हो गई। एक बैक्टीरियोफेज जो वायरस आपको एनसीईआरटी में दिया गया बेटा, उसमें 4 पार्ट आपको दिखाए गए, हेड, कॉलर, शीथ एंड टेल फाइबर। अब अगले हम एजेंट को पढ़ते हैं, वायरॉइड को। वायरॉइड को 1971 में टियोडाइनर नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। ये वायरस की तुलना में छोटे होते हैं और पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करते हैं। ये फ्री आरएनए से बने होते हैं, यानी यहां पर प्रोटीन कोड नहीं होता, जबकि वायरस में प्रोटीन कोड भी होता है। और इसे चूंकि इनमें प्रोटीन कोड नहीं होता इसलिए इन्हें वायरॉइड के नाम से जानते हैं। और इनका जो आरएनए होता है वायरॉइड का, ये लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है, उसका मॉलिक्यूलर वेट काफी कम होता है। अगला जो हमारा इस टॉपिक है वो है प्रियॉन्स। ये एनसीईआरटी में टॉपिक ऐड किया गया है। प्रियॉन्स की बात करें तो इनसे न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस होती है, मतलब न्यूरल सिस्टम की बीमारियां होती हैं। और ये जो प्रियॉन्स होते हैं, दीज आर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, मतलब ये केवल प्रोटीन से बने होते हैं। इनमें कोई जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है। इनका साइज लगभग वायरस के साइज की तरह होता है। अब इनसे जो बीमारी होती है प्रियॉन से, वो आपको याद करनी, बीएसई, बोआइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। कॉमनली इसे मैड काउ डिजीज कहते हैं, जो कि काउ या कैटल में होती है। और ह्यूमन में सीआर जैकब डिजीज यानी सीजेडी नाम की बीमारी भी प्रियॉन कॉज करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं लास्ट टॉपिक, लाइकेंस। लाइकेंस जो होते हैं ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं एल्गी और फंजाई के बीच का। सिम्बायोटिक मतलब दोनों के लिए फायदेमंद होता है ये। एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबायोन कहते हैं और फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोन कहते हैं। फाइकोबायोन जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक नेचर का होता है, और माइकोबायोन जो कि फंगल कंपोनेंट इसलिए हेट्रोट्रॉफिक ही होगा। अब जो एल्गल कंपोनेंट है वो खाना बनाता फंजाई के लिए, और बदले में जो फंजाई होता है वो एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है, उसके लिए एब्जॉर्ब करता है वाटर को और मिनरल्स को। इनका जो एसोसिएशन है इतना घनिष्ठ होता है, इतना क्लोज एसोसिएशन होता है, नहीं बहुत बहुत क्लोज फ्रेंड है। तो ये भी बहुत क्लोज फ्रेंड है। तो इनका एसोसिएशन इतना क्लोज होता है कि अगर आप नेचर में लाइकेन को देखोगे तो आप ये नहीं बता पाओगे कि ये दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। लाइकेन बहुत इंपॉर्टेंट पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। ये पोल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं करते, यानी अगर किसी गांव में, किसी शहर में लाइकेन ग्रो नहीं कर रहा मतलब एरिया पोल्यूटेड है, और अगर आपके गांव में लाइकेन मिल रहा है मतलब वो एरिया भी ज्यादा पोल्यूटेड नहीं है। अब समरी की बात करते हैं। प्लांट और एनिमल का जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो सबसे पहली बार एरिस्टोटल के द्वारा दिया गया, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे। लिनियस ने सभी लिविंग को क्लासिफाई किया 2 किंगडम में, प्लांटियन, एनिमेलिया। विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, उन्होंने 5 किंगडम बनाए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियन, एनिमेलिया। जो उन्होंने क्राइटेरिया यूज किए थे विटेकर ने, वो थे सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया को मोनेरा के अंदर रखा गया। बैक्टीरिया कॉस्मोपॉलिटन नहीं, लगभग हर जगह पाए जाते हैं ये, और इनमें सबसे एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर सभी सिंगल सेल यूकैरियोट को रखा गया, जिसमें क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स, लाइमोल्ड और प्रोटोजोअन्स आते हैं। प्रोटिस्ट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरीकों से होता है। फंजाई के जो मेंबर होते हैं इनमें स्ट्रक्चर और हैबिटेट में बहुत डाइवर्सिटी पाई जाती है। फंजाई सेप्रोफिटिक होते हैं और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो सभी का हेटेरोट्रॉफिक होता है। इनमें एसेक्सुअल, सेक्सुअल, वेजिटेटिव तीनों तरह के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। 4 क्लास में इन्हें क्लासिफाई किया गया है, फाइकोमाइसीट, एस्कोमाइसीट, बेसिडियोमाइसीट एंड ड्यूटेरोमाइसीट। प्लांटी किंगडम के अंदर 5
डिवीजन इंक्लूड किए गए हैं, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वहां पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। और अगर एनिमेलिया की हम बात करते हैं तो एनिमेलिया में जो मेंबर होते हैं इनका न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ज्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है। और वायरस, वायरोइड और जो प्रियॉन्स हैं ये एसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिन्हें विटेकर ने किसी भी किंगडम में इंक्लूड नहीं किया है। साथ ही साथ लाइकेंस जो हैं इनको भी विटेकर ने अपने सिस्टम में कोई भी जगह नहीं दी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट जरूर पसंद आया होगा और इन पॉडकास्ट के थ्रू हम लोग एनसीईआरटी को रिवाइज करते हुए चल रहे हैं। तो अगले वीडियो में, अगले पॉडकास्ट में हम लोग चैप्टर 3 यानी प्लांट किंगडम को स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।